अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मामलात सुलझ नहीं रहे। एनएफसी पर मैच पड़ गया है और अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम में मजीद उलझन सामने आई है। लगता है कि हुक्मरानों की कोशिश के बावजूद सूरत हाल कहीं न कहीं जाकर फंसेगी और उसके बाद जो कुछ होना है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान पीस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एनएफसी पर कोई बात नहीं होगी, सूबाई खुद मुख्तियारी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने पहले भी ये तजावीज रद्द की हैं, अब भी कोई लचक नहीं दिखाएंगे। लेकिन वजीर आजम में शहबाज शरीफ कहती हैं कि बात करेंगे एनएफसी पर और टैक्सेस पर, और काला बाग का दर्द अभी भी वफाक के दिल में खटकता है। कौमी असेंबली से 27वीं आईनी तरमीम का बिल तो मंजूर हो गया। अब सुबह को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बिल तरमीम शुदा शक्ल में पेश किया जाएगा। सेनेट में क्या सूरत हाल बनेगी उससे पहले हम बात करेंगे कि कौमी असेंबली में तरमीम के हवाले से जो डिबेट हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार तकरीर की है। इससे पहले आईनी तरमीम में पैदाशुदा सुकम खत्म करने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद जमातों की दौड़ें लगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास किया। उसके बाद ऐवान सदर गए, सदर से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की आनी जानियां अलग थी। और उसके बाद सदर पाकिस्तान भी आके पार्लियामेंट हाउस बैठे और वज़ीर आज़म ऐवान में आ गए, बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में आ गए और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने काफी अरसे के बाद ऐवान को अपना दर्शन कराया। तो कौमी असेंबली में आईनी तरमीम का मसवदा तरमीम के साथ मंजूर हो गया, जिसमें दो तीन अहम नुकात थे। एक तो ये था कि आइन के आर्टिकल 6 जो गद्दारी के हवाले से है, अब उसको वफाकी आईनी अदालत भी नहीं छू सकेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी कि वो उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन अब नई तरमीम के बाद वफाकी आईनी अदालत भी इस नुक्ते को नहीं छू सकेगी। उसके बाद ये बात थी कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अपने टेन्यूअर तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। उसके बाद फेडरल आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अब यहां आके मामला एक मरतबा फिर उलझ गया है, फंस गया है। आईनी माहिरीन कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यह आफरीदी होंगे, लेकिन वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे, अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यह आफरीदी से जूनियर होंगे और उस अदालत मतलब कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर और हाई कोर्ट पर बाइंडिंग होंगे, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसले कैसे तस्लीम करेंगे कि एक जूनियर जज की सरबराही में अदालत के फैसले उस पर लागू हों और वो उस पर पाबंदी से अमल भी करे। आईनी और कानूनी माहिरीन कहती हैं कि इस तरह होना मुमकिन नहीं है। इसको सुलझाने की दो सूरतें हो सकती हैं।
ایک صورت یہ ہے کہ اس شک میں مزید ترامیم لائی جائے یا موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو وفاقی آئینی کورٹ کا یا عدالت کا چیف جسٹس بنایا جائے، جو سینئرٹی کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہوں گے۔ اس کے بعد یہ وفاقی آئینی عدالت کے جو فیصلے ہوں گے اگر سپریم کورٹ پر، ہائی کورٹ پر لاگو ہوتے ہیں تو شاید پھر یہ اعتراض نہ اٹھے۔ دوسری صورت میں اگر کسی جونیئر کو وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگایا گیا اور اس عدالت کے فیصلے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں عدالت، مطلب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے تسلیم کرے گی، یہ ایک نیا رولہ ہے۔ اس رولے کے حوالے سے سینیٹ آف پاکستان میں جو ترمیم شدہ ڈرافٹ منظوری کے لیے جا رہا ہے، فی الحال اس میں ایسی کوئی تجویز نہیں ہے کہ اس الجھن کو سلجھایا جائے، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ الجھن آگے چل کر مسائل پیدا کرے۔ اب سینیٹ آف پاکستان میں یہ بل تو آ گیا ترمیم شدہ، جو قومی اسمبلی سے منظور ہو کے آیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں 2/3 کے لیے جو حکومت کے پاس پہلے 2 ارکان کی کمی تھی، وہ تو تحریک انصاف کے سیف اللہ ابڑو اور جے یو آئی کے احمد خان کی حمایت سے پوری کر دی گئی تھی۔ اب ان دونوں کو دونوں جماعتوں نے اپنی پارٹی سے نکال دیا اور انہوں نے ریزائن بھی کر دیا، لیکن ان کے ریزائن ابھی تک سینٹ چیئرمین کی طرف سے منظور نہیں ہوئے۔ اب سینٹ میں جو بل آئے گا اس کے لیے مزید جو 2 ووٹ ہے وہ کہاں سے آئیں گے، کیونکہ مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی انتقال پا گئے اور سینٹ کے چیئرمین ووٹ نہیں دے سکیں گے، تو کیا تحریک انصاف اور جے یو آئی کی طرف سے جن سینیٹرز کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور انہوں نے ریزائن کر دیا، جو منظور نہیں ہوئے، ان کو ایک مرتبہ پھر یوٹیلائز کیا جائے گا یا کوئی اور نیا فارمولا اپلائی کیا جائے گا، یہ تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا۔ لیکن دوسرا نقطہ اہم ہے این ایف سی کے حوالے سے، جس کے حوالے سے پہلے تو یہ باتیں ہوتی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ معاملہ شامل ہے، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم نے مزاحمت کی اور اس کے بعد یہ نکات ڈراپ کیے گئے۔ آج قومی اسمبلی میں جو آئینی ترمیم پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اس میں خطاب کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم کو یا صوبائی خود مختاری کو کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ این ایف سی پہ چیپٹر کلوز ہو گیا، کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب آئینی ترمیم کا مسودہ منظور ہو گیا تو وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں کی مضبوطی ان کا خواب ہے، صوبے مضبوط ہوں گے، وفاق مضبوط ہوگا۔ اس لیے این ایف سی کے حوالے سے برادر بلاول بھٹو زرداری کو درخواست کرتا ہوں کہ بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ کچھ اور مزید ٹیکسز کے حوالے سے ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے کوئی آئینی یا قانونی طریقہ کار موجود نہیں ہے، تو ہم بات کریں گے، یقینی طور پر بات کریں گے۔ اور میں اس حوالے سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں سے رابطہ کروں گا اور اس معاملے کو بھی مذاکرات کے ذریعے سلجھائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت
बज़िद है कि एनएफसी पर बात करनी है और इस हवाले से जो ख्वाहिशात थी, जो तजावीज़ है कि सूबों का हिस्सा कट करना है क्योंकि वफाक को कर्जों की वापसी के लिए, दिफा के लिए, जिसकी निशानदही वज़ीर आज़म ने की कि रेंजर्स और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करती है। एक दिन पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कौमी असेंबली में यही बात की थी कि कर्जों की वापसी, दिफा के अखराजात अब वफाक के लिए उठाना मुमकिन नहीं रहे तो सूबों के साथ एनएफसी और मालियाती उमूर पर मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और यही बात आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने दोहराई कि मैं मुज़ाकरात करूंगा, मैं राब्ता करूंगा। तो इसका मतलब है कि इस नुक्ते को वफाक छोड़ने के लिए या उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा वफाक को कालाबाग डैम का दर्द भी अभी तक मौजूद है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि कालाबाग डैम मंसूबा पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, लेकिन क्यों कर इसके हवाले से सूबों और वफाक में एक आदम इस्तेकाम, आदम इत्माद की सूरत हाल पैदा हो रही है। तो इसलिए अगर 100 कालाबाग डैम भी हों तो पाकिस्तान के मफादात पे कुर्बान। तो इसका मतलब है कि कालाबाग डैम का मंसूबा दिल में मौजूद है, जहन में मौजूद है, लेकिन मजबूरी है। फिलहाल वफाकी हुकूमत इस पर पेशरफ्त नहीं कर रही। लेकिन एनएफसी के हवाले से लगता ऐसा है कि रवा माह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सूबों के साथ मुज़ाकरात शुरू करेंगे या एनएफसी का बाज़ाब्ता इजलास तलब किया जाएगा जिसमें ये जो प्रपोजल्स हैं, तजावीज़ हैं, कर्जों की वापसी, दिफा के हवाले से सूबों को ये राजी करना कि वो शेयर दें। तो आने वाले दिनों में ये जो मार्का है, ये मरहला है, ये भी पाया तकमील तक पहुंचेगा। रुकना कुछ नहीं है, मामलात सारे तय होने हैं, हल होने हैं, लेकिन जो अपडेट्स बन रही हैं उससे हवाले से आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि पावर कॉरिडोर में, वफाकी दारुल हुकूमत में हो क्या रहा है, आने वाले दिनों में मजीद क्या चीज़ आगे बढ़ रही है। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।